दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, पर इस देश की 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। आपको हर 5 में से 3 बिजनेसमैन गुजराती या मारवाड़ी ही मिलेंगे। और इंडिया तो छोड़ो, ये लोग विदेशों में भी बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। अब अमेरिका में ही देख लो, गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल्स। ये लोग अमेरिका में 1% से भी कम है, पर फिर भी वहाँ के 50% होटल्स के मालिक हैं ये। और मज़ेदार बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती। तो फिर ऐसा क्या आता है इन्हें जो ये इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं? जवाब है धंधो, यानी बिजनेस। बाकी लोगों से जब बिजनेस नहीं होता है तो वो जॉब करते हैं, गुजराती इसके उल्टा करते हैं। उनसे जब जॉब नहीं होती है तब वो बिजनेस करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको द धंधो इन्वेस्टर बुक से गुजराती और मारवाड़ी लोगों की कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में पटेल्स 50% मोटेल बिजनेस ओन करते हैं, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1972 से पहले पटेल्स युगांडा में बिजनेस करते थे और बाद में वियतनाम वार के समय उन्हें वहाँ से मूव करना पड़ा और वो आ गए अमेरिका। अब यह उनके लिए बिल्कुल नया शहर था और उन्हें इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी। तो ऐसे में वाइट कलर जॉब मिलना बबूल के पेड़ के नीचे आ मिलना जितना मुश्किल था। और अगर दूसरे काम देखें तो वहाँ पे कोरियन लोग ग्रोसरी बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री रन करते थे, सिख और पाकिस्तानी लोग कैब ड्राइवर्स या रेंटल कार के काम करते थे। ऐसे में पटेल्स ने सोचा कि क्यों ना होटल के बिजनेस में घुसा जाए, क्योंकि वार की वजह से कोई बाहर तो निकल नहीं रहा, होटल्स वैसे भी लॉस में चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है होटल खरीदने का। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो होटल का काम तो चलेगा ही चलेगा। अब देखो, हम लोगों को बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में हर जगह यही सुनने को मिलता है कि अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। बट धंधो फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देता है। ये कहता है कि हाई रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, पर रिस्क लो चाहिए। तो पटेल्स ने यही किया। उन्होंने देखा कि होटल के प्राइस बहुत गिरे हुए हैं और वो यही चीज़ तो चाहते थे, क्योंकि वो इस नए शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे ही घूम रहे थे। उनके पास ना तो रहने की कोई जगह थी और ना ही करने का कोई काम। इसलिए जब उन्होंने देखा कि सिर्फ $5000 की डाउन पेमेंट पर उन्हें 20 रूम का मोटल मिल रहा है, तो उन्होंने झट से पैसे अरेंज किए और फट से मोटल खरीद लिए। अब गुजराती आदमी तो अपना दिमाग लगाएगा ही लगाएगा, और वही किया। उसने सारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया और अपने बीवी बच्चों से कहा, उठाओ झाड़ू और शुरू हो जाओ। फिर होटल के सफाई से लेकर बेडशीट धोने तक सब काम फैमिली मेंबर्स ही करने लगे। अब तक उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया था कि उनकी फैमिली को रहने के लिए 3-4 रूम ही एनफ है, इससे रेंट बचेगा। और स्टाफ को तो पहले ही भगा दिया था, तो उनकी सैलरी के पैसे भी बच जाएंगे। बचा छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम, तो सोचा यहाँ पैसे क्यों बर्बाद करने, ये भी पटेल भाई खुद ही करने लगे। धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वो लो प्राइस पर रूम प्रोवाइड करने लगे। इनके प्राइस इतने लो थे कि बाकी कंपटीटर्स मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और करेंगे भी कैसे, क्योंकि हद पर कंजूसी एक गुजराती ही कर सकता है। ऐसे उन्होंने एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया। फिर धीरे धीरे जब प्रॉफिट बढ़ने लगा तो उन्होंने हाई क्लास होटल भी खरीदने लगे। और ऐसे आज अमेरिका में पटेल्स 50% से ज़्यादा होटल के मालिक हैं। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क से हम कुछ धंधो रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। देखो, हमें पता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है, बट ओनली अगर हमें उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पता है तो। क्योंकि किसी भी बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू से ही हम यह पता लगा सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर यह बिजनेस फ़ायदेमंद है भी या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंपल है, आपके बिजनेस का मंथली कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है, इसी के डिफरेंस से इंट्रिंसिक वैल्यू का पता चलता है। अब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो सिर्फ सिंपल बिजनेस का ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पटेल्स ने भी मोटल जैसा सिंपल बिजनेस मॉडल चुना। एक ऐसा मॉडल जो इजी टू अंडरस्टैंड था और रेवेन्यू की लॉन्ग हिस्ट्री थी उनके पास। उन्होंने बस पुरानी सेल्स के बेस पर अंदाज़ा लगा लिया कि कम से कम इतनी सेल्स तो होगी ही होगी। याद रखना, वो सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, स्टूपिड बिजनेस में नहीं। और सिंपल बिजनेस बहुत पावरफुल होते हैं। आइंस्टीन भी कहते थे कि इंटेलिजेंस के 5 लेवल्स होते हैं: स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। उनके अकॉर्डिंग सिंप्लिसिटी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। तो धंधो फ्रेमवर्क भी सिंपल है और इसलिए इसमें पावर है, जो गुजराती और मारवाड़ी लोगों को इतना पावरफुल बनाता है।
तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के देते हैं। ऑथर तो इतना तक कहते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस समझाने में एक पैराग्राफ से ज़्यादा लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सेकेंड रूल है इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मोट्स। मोट्स यानी कैसल के आसपास ओखाई जो किले को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह बिजनेस में भी कुछ मोट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मानो सोहनलाल आपके पूरे एरिया में एक ही बार्बर है, वहीं से सभी बाल कटवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। अब अगर उसी एरिया में एक और नाई आ जाता है तो अब सोहनलाल को प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कस्टमर के पास एक और ऑप्शन है। बट अगर उसने ड्यूरेबल मोड से बिल्ड किया है अपने बिजनेस के अराउंड, तो अब नया वाला भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि कस्टमर से फ्रेंडली में बात करना, कभी कभी कम प्राइस में भी बाल बना देना, कभी किसी कस्टमर के लिए जल्दी दुकान खोल लेना, ये सब चीज़ें सोहनलाल के लिए मोट्स बन सकती है। ऐसा करने से कस्टमर का दुकानदार के साथ ट्रस्ट बन जाता है और फिर वो कहीं और जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। बट किसी भी बिजनेस का मोट परमानेंट नहीं होता। इवन जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक ईवे, टोयोटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी टेम्पररी मोड पर ही ऑपरेट कर। थर्ड रूल है फिक्सेट ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यानी किसी चीज़ को कम पैसे में खरीद के ज़्यादा में बेच देना और प्रॉफिट अपने पास रख लेना। अब इसकी भी बहुत सारे टाइप्स होती है, बट मेनली हम 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, आर्बिट्राज ऑफ टाइम। मानो आप आज 5 लाख की कीमती जवाहरात या गोल्ड बिस्किट खरीदते हो और उससे 5 साल बाद सेल करते हो, तो आपको मिलेंगे मोटा प्रॉफिट, क्योंकि तब तक प्राइस बढ़ चुका होगा। यानी कि जब हम टाइम को एक्सप्लोर करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ टाइम। बहुत से ज्वेलर्स और ख़ास करके मरवाड़ी लोग बहुत सारा गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि बाद में वैसे भी इसकी कीमत बढ़ने वाली है। इसके बाद सेकंड है आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। मानो आपने कुछ डिजाइनर बैंगल्स राजस्थान से खरीदे और मुंबई में सेल कर दिया हाई प्रॉफिट पर। यानी जब हम 2 प्लेस के बीच डिस्टेंस को एक्सप्लोर करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स यही करते हैं। वो कपड़े और मशीनरी पंजाब से खरीदते हैं, डिजाइनर साड़ियाँ गुजरात से खरीदते हैं और टी कॉफ़ी आसाम से खरीदते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग स्टेट में सेल कर देते हैं। थर्ड है आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसे हम ऐसा समझते हैं, मानो आपको किसी की बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन का काम मिला। अब अपने बैलून्स, स्टिकर्स, केक, लाइटिंग, इन सब चीज़ों पर 5000 रुपये स्पेंड किए, फिर 4-5 घंटे बैठ के पूरा रूम डेकोरेट किया। जब सारा काम हो गया तो आपने चार्ज किया 8000 रुपये, तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। यानी कि देखा जाए तो आपका खर्चा 5000 रुपये का ही हुआ है, बट डेकोरेशन करके जो टोटल वैल्यू आपने दिए हैं वो 5000 से ज़्यादा की थी, इसलिए आपको 8000 रुपये मिले। फोर्थ है धंधो आर्बिट्राज। इस आर्बिट्राज का मतलब है किसी चीज़ को तब खरीदो जब उसकी प्राइस नॉर्मल से भी नीचे गिरी हुई है, ताकि वो हमें कम से कम दामों में मिल सके और बाद में उसे हम हाई प्राइस पर सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। धंधो फ्रेमवर्क में लोग ये सोच के चलते हैं कि बिजनेस हो तो ऐसा हो जिसमें रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा हो। इसलिए पटेल्स ने भी $5000 की डाउन पेमेंट पर प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा $5000 ही नुकसान होंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ खोने का है ही नहीं। इसलिए आप देखोगे तो ये लोग पैसे कम कमाते हैं और कमाते ज़्यादा हैं। फोर्थ रूल है इन्वेस्ट इन कॉपी कैट रेदर देन इनोवेटर्स। मैकडोनल्ड्स की स्टोरी आपको तो पता ही होगी कि ये कंपनी एक ठेले से शुरू हुई थी और शुरुआत की थी मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स ने। फिर उनके शहर सैन ब्रांडिनो में लोगों को उनके हैमबर्ग्स बहुत पसंद आने लगे। काम अच्छा चल रहा था पर बढ़ नहीं रहा था, जब तक 1954 में रे क्रॉक ने उनके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर लिया। फिर जब बिजनेस के राइट्स रे के पास आ गए तो उन्होंने छोटे मोटे चेंजेस किए और बिजनेस को स्केल कर दिया। याद रखना, इनोवेटर्स मैकडोनल्ड ब्रदर्स ही थे, पर बिजनेस ग्रो किया रे क्रॉक ने, जिसकी वजह से ये एक वर्ल्ड फेमस फूड चेन बन पाई। तो कुछ ऐसा ही किया था पटेल्स ने जब वो मोटल बिजनेस में घुसे थे। शुरू में कुछ पटेल्स आए और बाद में बाकियों ने सिंपली उनका आइडिया कॉपी कर लिया। गुजराती आदमी को वैसे भी इनोवेशन और टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती है, उन्हें एक ही चीज़ समझ आती है और वो है प्रॉफिट। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन लो रिस्क एंड हाई अनसर्टिनिटी बिजनेस। देखो, पटेल हो, मनीलाल हो या मित्तल, सभी के सभी लो रिस्क वाले बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जिन बिजनेस का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं।
आप देखोगे जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज है लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सभी का रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है। जब तक किसी चीज़ का ट्रेंड है तभी तक ग्रोथ है, फिर डिक्लाइन आ जाता है, इसलिए ये हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज लाइक कोका कोला, डावर, नेस्ले, रिलैक्सो, इन सब का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है। यह जल्दी से अपना मार्केट लूज नहीं करते हैं, मतलब ये सभी कंपनियां लो रिस्क वाली कैटेगरी में आती है। और देखा जाए तो ऐसा ही किया था पटेल्स ने। उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल चुना जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है। अगले 10 से 20 इवन 50 साल तक ज़्यादा कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो रिस्क कहाँ है। इसलिए ये धंधो रूल कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेस। तो दोस्त, अब अगर मैं क्लासिकल धंधों को ये 5 रूल समाप्त करके बताऊं तो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। नंबर 2, इन्वेस्ट इन बिजनेस विथ ड्यूरेबल मोड्स। थर्ड है अंडरस्टैंड द आर्बिट्राज। फोर्थ है चूज एग्जिस्टिंग बिजनेस रेदर देन इनोवेशन। फिफ्थ है इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेस। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।